नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आपका फिल्म वर्ल्ड में। दोस्तों, ये मेरा चौथा वीडियो है हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट सीरीज में। अगर आपने अभी तक मेरे पहले वीडियो नहीं देखे, प्लीज उन्हें जाकर देखिए। उनका लिंक्स मैं आई बटन पर दे दूंगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि वो वीडियोस एक बैकग्राउंड एस्टेब्लिश करेंगे कि हम किस कंटेक्स्ट में इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक के वीडियोस में जस्ट एक रिकैप करने के लिए बताता हूं। हमने बात किया था कि अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए हमें क्या आवश्यकता है और क्या आवश्यकता नहीं है, कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं और कौन कौन सी डिफरेंट अप्रोचेस हैं स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने के लिए। उन सभी में से एक अप्रोच हमने पिक किया था और उसको आगे लेके बढ़ गए थे। प्रीवियस वीडियो में जस्ट हमने बात किया था कि रियल वर्ल्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें स्टॉक्स को स्क्रीन करना बहुत जरूरी है, स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करना बहुत जरूरी है। एक बार जब मैंने स्टॉक शॉर्टलिस्ट कर लिए, उसके बाद ही मैं पर्टिकुलर कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस कर सकता हूं। तो दोस्तों, नाउ ऑनवर्ड्स मैं बताऊंगा आपको कैसे किसी कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों, जब भी किसी कंपनी के डिटेल्ड एनालिसिस की बात आती है तो आपने नाम सुना होगा, हमें उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना चाहिए, बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहिए, उस कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों, यदि मैं इसे प्रॉपरली अरेंज करूं तो मैं कहूंगा डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए हमें किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद मैनेजमेंट एनालिसिस कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, प्रमोटर कौन है, किस तरह के लोग हैं। उसके बाद हमें देखना होगा उस कंपनी का बिजनेस कैसा है, जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी परफॉर्म कर रही है वो इंडस्ट्रीज कैसे हैं, कैसे कैसे ग्रोथ कर रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वैल्यूएशन एनालिसिस, उस कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन क्या हमें इंडिकेट करता है और क्या हमें रियली उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सुनने में ये सभी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, थोड़ी नहीं लगती हैं, लेकिन घबराइए नहीं और डिटेल्ड में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा इन सभी चीजों को क्या मतलब होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस की कि कैसे किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों, फाइनेंशियल एनालिसिस की जब भी बात आती है तो हम देखना चाहते हैं ऐसी कंपनियां क्या वो सच में कुछ पैसा कमा रही है या नहीं। फाइनेंशियल एनालिसिस का बेसिक पर्पस है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानना, क्या वो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या नहीं, वो कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है सारे खर्चे निकालने के बाद आप जैसे रिटेल शेयर होल्डर के लिए, और कुछ पैसे कमा रही है तो क्या उसमें से डिविडेंड दिया जा रहा है या नहीं, और अगर डिविडेंड नहीं दिया जा रहा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं कि कंपनी डिविडेंड देने से बच रही है। जब भी फाइनेंशियल एनालिसिस की बात आती है तो सबसे फॉरमोस्ट जो नाम आपके सामने आता है दैट इज एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट एक एनुअल स्टेटमेंट है जो कंपनी के द्वारा पब्लिश किया जाता है हर साल, जिसमें उनके पूरे साल का लेखा जोखा अवेलेबल होता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करने से पहले एनुअल रिपोर्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। एनुअल रिपोर्ट एक लेंथी डॉक्यूमेंट है जो 300-400 पेज तक रन होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एनुअल रिपोर्ट में सभी चीजें काम की नहीं है। एनुअल रिपोर्ट के बारे में ही मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसे आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एनुअल रिपोर्ट दोस्तों पढ़ना बहुत जरूरी है। एनुअल रिपोर्ट में ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के पब्लिश किए जाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोस्तों 3 मेजर अकाउंट है जो हमें एनालिसिस करने बहुत जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्या कह सकते हैं इनकम स्टेटमेंट, दूसरा है बैलेंस शीट एंड थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो पार्ट है जहां पर कंपनी अपनी इनकम और खर्चे को दिखाती है कि कंपनी ने पूरे साल में कितना इनकम किया। उस इनकम को दोस्तों कहा जाता है टर्नओवर, सेल्स या फिर आप जनरली फाइनेंस में टर्म सुनेंगे टॉप लाइन। तो कंपनी जो पूरे साल में बिजनेस करती है उससे जो पैसा इकट्ठा करती है उसे कहा जाता है टॉप लाइन, और उस टॉप लाइन को अर्न करने के लिए कंपनी जो भी खर्चे करती है उन्हें कहा जाता है एक्सपेंसेस। जब मैं अपने टॉप लाइन में से एक्सपेंसेस निकाल दूंगा तो मेरे पास बचेगा नेट प्रॉफिट। अगर मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हुए तो मेरे पास आने वाला है नेट लॉस। दोस्तों, एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर हमें उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा टॉप लाइन कर रही है लेकिन उनके खर्चे कंपेरेटिवली कम है। तो आपके हाथ में आएगा अच्छा खासा नेट प्रॉफिट, जिसे फाइनेंस की भाषा में बॉटम लाइन भी कहा जाता है। मैं फोकस करता हूं पर्टिकुलरली उन कंपनियों पर जो खूब सारा टर्नओवर जनरेट करती हैं लेकिन जिनके खर्चे कम है और साल दर साल उनके खर्चे एफिशिएंसी की वजह से कम होते जा रहे हैं और वो खूब सारा नेट प्रॉफिट अर्न करती है। दोस्तों,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे रेशियोज होते हैं और कैसे हम जेन्युइन प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्रीज को चेक कर सकते हैं, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। आई बटन पर जाकर देख लीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से मतलब है दोस्तों एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें किसी भी कंपनी के असेट और लायबिलिटीज लिखे जाते हैं। दूसरी भाषा में कहूं तो एक बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें कंपनी के फंड्स और उनका यूटिलाइजेशन के बारे में कहा जाता है। जो बैलेंस शीट का लायबिलिटीज साइड है वो रहता है फंड्स का साइड, कि जहां से कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया है, और असेट साइड है दोस्तों जहां पे उस फंड को यूज किया गया है। दोस्तों लायबिलिटी साइड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास प्राइमरली जो सोर्सेज ऑफ फंड होता है वो होता है इक्विटी, दूसरा होता है लायबिलिटीज। इक्विटीज में दोस्तों देखा होगा आपने, कंपनी के पास जो शेयर कैपिटल होता है, जो हम जैसे शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देते हैं फेस वैल्यू का, वो शेयर कैपिटल में क्लासिफाई कर दिया जाता है। और कंपनी जो भी पैसा कमाती है साल दर साल जब वो पैसा इकट्ठा होता रहता है उसे कहा जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, या फिर आप कह सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग। दोस्तों ये दोनों फिगर मिलकर बन जाता है शेयर होल्डर फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में ही इक्विटी के बाद दूसरे नंबर पर आता है डेट। ये कंपनी किसी बैंक से डेट ले सकती है या फिर अदर मीडियम भी है, जैसे बॉन्ड इश्यू कर दिए, कमर्शियल पेपर इश्यू कर दिया, वहां सबसे ये सारा पैसा जनरेट कर सकती है। दोस्तों लायबिलिटी साइड या फिर कहूं सोर्सेज ऑफ फंड की बात करने के बाद अब हम मूव करते हैं असेट साइड की, जहां पर ये सारा पैसा कंज्यूम किया जाता है। असेट साइड में दोस्तों प्राइमरली आपको दो हेड देखने को मिलेंगे, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में दोस्तों कंपनी की सारी फिक्स असेट्स आ जाएंगी और सारे इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे। फिक्स असेट से मतलब है कि कंपनी ने एक बार कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसका फायदा उन्हें सालों साल तक आगे आने वाले टाइम के लिए मिलता रहेगा। मान लेते हैं किसी कंपनी ने अपना फैक्ट्री डेवलप किया, तो दोस्तों ये फैक्ट्री है, ये मेरी हो जाएगी फिक्स असेट, क्योंकि इस फैक्ट्री का आगे आने वाले सालों में लगातार बेनिफिट मिलता रहेगा, इसलिए दोस्तों ये हो गया फिक्स असेट्स। फिक्स एसेट से मतलब है एक ऐसा असेट कंपनी क्रिएट कर रही है जिसका फायदा उन्हें आगे आने वाले सालों में कंटिन्यूअस बेसिस पर मिलता रहेगा। फिक्स एसेट्स के बाद दोस्तों दूसरा जो एप्लीकेशन ऑफ मनी है वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दोस्तों कंपनी कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती है। आपकी इन्वेस्टेड कंपनी ने किसी अदर कंपनी ने शेयर खरीद लिए, या फिर हो सकता है अपनी सब्सिडीज में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कैश उनके पास सरप्लस पड़ा हो, उसको फर्दर उन्होंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। और दोस्तों जो भी कंपनी इन्वेस्ट करती है, चाहे सब्सिडीज में करे, चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड में करे, चाहे किसी अदर लिस्टेड कंपनी में करे, यहां से कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट होता रहता है। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता है या फिर असेट साइड में आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स से मतलब है वो सारी असेट्स कंपनी की जो अगले एक साल में कंज्यूम हो जाएंगी। जैसे कि इन्वेंट्री है, जो भी कंपनी की बैलेंस शीट में एज ऑन 31 मार्च जो भी इन्वेंट्री है, आप जानते हैं जैसे नेक्स्ट ईयर शुरू होगा वो सारी इन्वेंट्री कंज्यूम हो जाएगी। जो भी कंपनी की बुक्स में डेटर्स खड़े हुए हैं वहां से वो पैसा मिल जाएगा, और जो भी कंपनी शॉर्ट टर्म एडवांसेस वगैरह दिए होंगे अपने स्टाफ को कह सकते हैं या सप्लायर को कह सकते हैं, वो सब भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रियलाइज हो जाएंगे। दोस्तों बैलेंस शीट का बस छोटा सा सिनॉप्सिस लेने के बाद ये समझ में आता है कि सोर्सेज ऑफ फंड में अधिक से अधिक सोर्सेज इक्विटी का होना चाहिए। एग्जांपल की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं दो व्यक्ति है, राम और श्याम। राम के पास खूब सारा पैसा है लेकिन वो खूब सारा पैसा लोन से है। श्याम के पास थोड़ा कंपेरेटिवली कम पैसा है लेकिन वो सारा खुद का उसका पैसा है। कल को मान लीजिए अगर समय खराब आता है, जैसा कि अभी चल रहा है, कोविड-19 के चलते हुए फैक्ट्रियां बंद है, शटडाउन में है, कहीं पर कोई कंजम्पशन नहीं है, कहीं पर कोई प्रोडक्शन नहीं है, लेकिन लोन तो चुकाना है। अगर ऐसा समय आता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगा राम को, क्योंकि राम का पैसा तो बहुत है लेकिन सारा पैसा वो लोन का है, लोन चुकाना पड़ेगा। जबकि शाम को थोड़ी तसल्ली रहेगी, शाम का समय थोड़ा अच्छे से निकल जाएगा। सेम में दोस्तों ऑलवेज प्रेफर करना चाहिए उन कंपनी को जिनके पास डेट कम से कम हो उनकी बैलेंस शीट में एज कंपेयर टू देयर इक्विटी। दोस्तों अगर मुझे तीनों स्टेटमेंट में से एक ही स्टेटमेंट चूज करना हो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको एक क्विज देता हूं, उस क्विज का जवाब आपको देना है। दोस्तों दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। राम का सीटीसी है 15 लाख रुपए पर एनम, लेकिन उसके हाथ में आता है 10 लाख रुपए सालाना।
दूसरी तरफ है श्याम, जिसका सिटी से है केवल 10 लाख रुपए और उसके हाथ में आता है 9 लाख रुपए। तो आप इन दोनों व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति को अच्छा मानेंगे? दोस्तों वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, राम अधिक पैसा कमा रहा है लेकिन वो पैसा उसका कहीं ना कहीं अभी ब्लॉक हो गया है, कहीं ना कहीं पैसा उसका अटक गया है। दूसरी तरफ श्याम कंपेरेटिवली कम पैसा कमा रहा है लेकिन उसके हाथ में ज्यादा पैसा है खर्च करने के लिए। दोस्तों सेम सिचुएशन होती है कंपनीज की भी। कई बार आपने देखा होगा कंपनी खूब सारा प्रॉफिट कमाती है लेकिन वो प्रॉफिट उनको मिलता ही नहीं है, वो प्रॉफिट उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपीयर ही नहीं हो पाता। दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां हैं जो कंपेरेटिवली कम प्रॉफिट कमाती हैं लेकिन जितना भी प्रॉफिट कमाती है पूरा का पूरा कैश में रियलाइज कर लेती है। दोस्तों ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है जो केवल पेपर पर प्रॉफिट कमाती हो, उस पेपर प्रॉफिट को एक्चुअल कैश में रियलाइज ना कर पाए। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी भी कंपनी की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। माय फ्रेंड्स, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मतलब है कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रही है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट से, जो कि हमने बैलेंस शीट में देखा था, वहां इन्वेस्टमेंट से कितना कैश आया और गया है कंपनी में, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट में जो भी रिटर्न आएगा वो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी दिखाता है कंपनी का कैश कैसे मूव हुआ है उसके फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से, कि कंपनी को लोन लिया है, लोन के इंटरेस्ट दिए हैं और कंपनी ने कुछ कैपिटल रेज किया है, वो सब चीजों को मिला। उन सभी की वजह से जो कंपनी कैश में बदलाव आता है पूरे साल में, उसे कहा जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जिसके लिए मैं बात कर रहा था अभी एग्जांपल में राम और श्याम का, वो पॉइंट अभी आ गया है। ऐसी कंपनियों को देखो जो पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट कर रही हो एज कंपेयर टू कंपनीज जो नेगेटिव सीएफओ जनरेट कर रही हो। दोस्तों सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब किसी कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन उसकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कंपनसेट कर ले। यानी कि अगर कंपनी 100 रुपीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न कर रही है तो ये 100 रुपीज ही कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के काम आ जाए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज काम आ जाए और कुछ पैसा कंपनी के पास बच जाए। विश्वास मानिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी कंपनी मिल जाती है तो आपने जैकपॉट हिट कर लिया है, क्योंकि मैंने कहा है आपको कि ऐसे प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं है जो कि पेपर पर हो, एक्चुअल में वो प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। और जो कंपनियां ये कर सकती हैं वही दोस्तों इन्वेस्टेबल हमारे यूनिवर्स में आनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ब्रीफली ओवरव्यू दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, P&L के बारे में, एनुअल रिपोर्ट के बारे में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और बैलेंस शीट के बारे में। आप उन्हें आई बटन पर जाकर देख लीजिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वो कोर्स देखने के बाद ही आप अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकते हैं कि कैसे एक फाइनेंशियली साउंड कंपनी को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ हमारा चौथा एपिसोड खत्म होता है इस पूरी सीरीज का। अगले पार्ट में आपको लेकर आऊंगा कैसे मैनेजमेंट एनालिसिस किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो जिससे उनके पास भी ज्ञान पहुंच पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलो दोस्तों अगले वीडियो के लिए आगे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।